लेट अस कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू 500 and 60% of extra income is consumed, then drive the equation of linear consumption function. फाइन. यहाँ पे क्या बता रहा है? ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है 500 है एंड 60% ऑफ एक्स्ट्रा इनकम इज कंज्यूम. फाइन. तो यहाँ पर हमको लीनियर कंजम्पशन फंक्शन का मतलब प्रॉपर एक लीनियर रिलेशन तैयार करना है. To drive the equation of linear consumption function, we need to use the information. Autonomous consumption is already given, it is 500 and marginal propensity यहाँ पे दे दिया 60% of extra income is consumed. So that 60% of extra income is consumed मतलब this is your MPC, marginal propensity to consume, which is given as 60%, जिसको हम 0.6 भी बोल सकते हैं. So the consumption function represent the relationship between डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. हम लोग को सीधा सा मतलब पता है कंजम्पशन फंक्शन क्या है. कंजम्पशन फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन अवर डिस्पोजेबल इनकम एंड अवर एक्सपेंडिचर, है ना, हमारा खर्चा. तो कंजम्पशन फंक्शन सी रिप्रेजेंट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सी का मतलब क्या हुआ ये आपको याद रखना पड़ेगा. ये सब फॉर्मूलाज हैं, ऐसे भी याद रखना पड़ेगा. जस्ट उसमें पुट कर देना, वैल्यू को बिठा देना है. लाइक वी ऑल आर अवेयर कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई डी. तो यहाँ पर क्या है, सी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमारा खर्चा. वाई डी रिप्रेजेंट योर डिस्पोजेबल इनकम. नॉर्मल वाई मतलब हम लोग क्या समझते हैं, इनकम. यहाँ पे वाई डी बोल रहा है, वाई डी का मतलब होता है डिस्पोजेबल इनकम जो आपके हाथ में बचा है. ए रिप्रेजेंट्स ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब ए जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो आप खर्चा करना चाहो. एंड बी रिप्रेजेंट्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा हमारा एमपीसी और अपनी इच्छा के ऊपर भी. सो बी इज़ योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसके ऊपर ही हम कंजम्पशन करेंगे ना. तो ये जो रिलेशन क्या तैयार हुआ कि हमारे जो कंजम्पशन करने की इच्छा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हमारे खर्च होते हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है. एक हो गया हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन जो हमारी इच्छा अनुसार होता है, प्लस बी दैट इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विच इज़ डिपेंडेंट, बी इज डिपेंडेंट ऑन योर डिस्पोजेबल इनकम. फाइन. तो यहाँ पर हम लोग को दे ही दिया है, इक्वेशन समझ में आ गया. जस्ट पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन. दैट इज सी इज इक्वल्स टू 500, दैट इज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस 0.6 वाई डी. समझ में, 0.6 इज योर MPC, marginal propensity to consume, and YD is your disposable income. ठीक है, समझ में आ गया कैसे लिखना है आंसर, समझ में आ. ओके. What is high powered money? Explain the relationship between high powered money and money supply through money multiplier. Now what is high powered money? These are different types of concept. अब जब अपने कैलकुलेट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह में देखोगे, जब पढ़ते हैं ये सारे चैप्टर्स तो वहाँ पर आता है हाई पावर्ड मनी, ब्रॉड मनी, नैरो मनी. तो उसमें से एक हाई पावर्ड मनी है. ऑल्सो नोन एज द मॉनेटरी बेस और बेस मनी रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी, नोट्स एंड कॉइन्स इन सर्कुलेशन एंड द रिजर्व्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स एट द सेंट्रल बैंक. तो हाई पावर्ड मनी में क्या क्या आ जा रहा है, हमारा टोटल बेस मनी, टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी, नोट्स हो, कॉइन्स हो, कितना भी कुछ हो जो सर्कुलेशन में है. एंड अलॉन्ग विद दैट रिजर्व्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक्स का जो रिजर्व्स है जो सेंट्रल बैंक में है. सेंट्रल बैंक में तो रहता है ना, कमर्शियल बैंक का कुछ पैसे सेंट्रल बैंक में रहते हैं एज डिपॉजिट. SLR हुआ, CRR हुआ, ये सारे पैसे तो बैंक्स में सेंट्रल बैंक होल्ड करके रखती है ना. तो वो सारे पैसे को लेकर जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाई पावर्ड मनी. It represents the foundation of money supply in an economy. Fine, because total money base ही ले लिया. The relationship between high powered money and the money supply is determined by the money multiplier, which represent the expansionary effect of a change in a high powered money or the broader money supply. देखो सीधी सी बात है, ये जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई और हाई पावर्ड मनी, इसका रिलेशनशिप कैसे समझ में आता है, मनी मल्टीप्लायर के हिसाब से. अब हाई पावर्ड मनी इज द बेस मनी, वो क्या इम्पैक्ट कर रहा है हमारे टोटल मनी सप्लाई में, राइट. डेफिनेटली इट विल हैव अ ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन द मनी सप्लाई. द मनी मल्टीप्लायर इज द रेशियो. देखो मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस रिजर्व रेशियो डिवाइडेड बाई रिजर्व रेशियो. मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यही है, 1 प्लस रिजर्व रेशियो, तो टोटल रिजर्व रेशियो अपना डिवाइडेड बाई रिजर्व रेशियो.
अब रिजर्व रेशियो क्या है? जो रिजर्व कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स सेंट्रल बैंक्स होल्ड करती हैं. इट इज डिटरमाइंड बाय द रिजर्व रिक्वायरमेंट सेट बाय द सेंट्रल बैंक. फाइन. द मनी मल्टीप्लायर इंडिकेट्स हाउ मच मनी सप्लाई एक्सपैंड्स फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज इन हाई पावर्ड मनी. तो ये मनी मल्टीप्लायर क्या बता रहा है कि ये जो हाई पावर्ड मनी आ रहा है, हाई पावर्ड मनी जो बेस मनी हमारा चेंज हो रहा है, वो अल्टीमेटली टोटल हमारे इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट कर रहा है, टोटल इकोनॉमी में कितने पैसे इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सपेंशनरी इम्पैक्ट क्या हो रहा है. When the central bank injects additional high-powered money into the banking system, it increases reserves available to bank. देखो क्या हो रहा है, द मनी मल्टीप्लायर, अच्छे से इस लाइन को समझो, मनी मल्टीप्लायर का इम्पैक्ट क्या होता है. द मनी मल्टीप्लायर इंडिकेट्स हाउ मच द मनी सप्लाई एक्सपैंड फॉर एवरी यूनिट इंक्रीज इन हाई पावर्ड मनी. मनी मल्टीप्लायर क्या बता रहा है, हाई पावर्ड मनी बढ़ने से, इकोनॉमी में हाई पावर्ड मनी की क्वांटिटी बढ़ने से मनी सप्लाई में कितना इम्पैक्ट हुआ या कितना इंक्रीमेंट हुआ. तो सेंट्रल बैंक जब इकोनॉमी में हाई पावर्ड मनी इंजेक्ट कर रही है बैंकिंग सिस्टम में, तो इट इंक्रीजेज द रिजर्व्स अवेलेबल टू बैंक. तो रिजर्व्स जो है हमारे बैंक्स में वो भी इंक्रीज करते हैं. दिस इन टर्न अलाउज कमर्शियल बैंक टू क्रिएट न्यू मनी बाय लेंडिंग आउट अ पोर्शन ऑफ द इंक्रीज रिजर्व. अब क्योंकि हाई पावर्ड मनी बढ़ रही है तो कमर्शियल बैंक्स के पास रिजर्व बढ़ रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक अलाउ कर रही है कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा रिजर्व रखने के लिए. अब ज़्यादा रिजर्व रहेगा तो वो ज़्यादा लेंडिंग करेगी, ज़्यादा उधार देगी, ज़्यादा उधार देगी तो और ज़्यादा क्रेडिट इंक्रीज होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी. समझ आया? पैसे पैसे बहुत पैसे हो गए, समझ आया? चलो यहाँ पे एग्जाम्पल है, समझ लो. ऐसे नहीं, इतने पैसे हमारे पास नहीं है, पर पैसे पैसे बहुत है. चलो अपने समझते हैं पे मनी मल्टीप्लायर और हाई पावर्ड मनी कैसे काम कर रहा है. एज्यूम करो रिजर्व रेशियो इज 10% एंड द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज हाई पावर्ड मनी बाई 1000. ठीक है. द इनिशियल इंक्रीज इन हाई पावर्ड मनी इज 1000. इनिशियल इंक्रीज हो 1000. विद अ रिजर्व ऑफ 10% बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू होल्ड 10% ऑफ डिपॉजिट. अब 1000 रुपये हाई पावर्ड मनी है, उसका डिपॉजिट यहाँ पे रिजर्व रेशियो 10% है, मतलब तुमको 1000 रुपये का 10% रख के 900 रुपये तुम लेंड कर सकती हो. 1000 रुपये से 100 निकल गया ना, 10% निकल गया, 100 निकल गया, तो 900 का तुम 90% यू कैन लेंड. When banks lend out excess reserve, the borrowers receive the loaned amount as deposit in their account, right? This increase the money supply M1. ये money supply बढ़ा. The money supply expansion can be calculated using money multiplier. तो यहाँ पे money multiplier क्या बता रहा है, 1 plus 0.1 that is your reserve divided by 0.1 is equals to 11. Therefore, initial increase in high powered money of 1000 leads to an increase in money supply by 11,000. 1000 मल्टीप्लाइड बाय मनी मल्टीप्लायर. मतलब जब 1000 रुपये हाई पावर्ड मनी बढ़ती है इकोनॉमी में, तो मनी मल्टीप्लायर यहाँ पर कितना हो गया, 11. अब तो 11 इंटू 1000 मतलब टोटल 11,000 तुम्हारा बढ़ जाएगा. टोटल मनी सप्लाई 11,000 बढ़ जाएगा. समझ आया? हाई पावर्ड मनी 1000 ही बढ़ाया है इकोनॉमी में, सरकार ने 1000 रुपये बढ़ाया, बट मनी मल्टीप्लायर क्या हो गया, 11 कैलकुलेट किया ना हमने. 1 प्लस रिजर्व रेशियो वॉज 10%, तो 10% मतलब 0.1. तो मनी मल्टीप्लायर क्या हुआ, 1 प्लस रिजर्व रेशियो डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशियो, दैट बिकम्स 11. सो नाउ विद एन इनिशियल इंक्रीज इन हाई पावर्ड मनी 1000 leads to an increase in the money supply M1 by 11,000, that is rupees 1000 multiplied by the money multiplier of 100. समझ आए यहाँ पे कॉन्सेप्ट, हाई पावर मनी और मनी मल्टीप्लायर का रिलेशन कैसे कैसे समझे हम लोग. क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? समझ आए? सिर्फ ऐसे ही यस मैम बोल रही हूँ. ये वाला थोड़ा सा समझ में आया, एक दो बार रिवीजन करेंगे ना बहुत क्लियर हो जाएगा. अच्छा चलो. In an economy with every rise in national income, 20% of the increased income is saved and autonomous consumption expenditure is 100 crore and I is 500 crore. Calculate equilibrium level of national income. क्या बोल रहा है? Every rise in national income, 20% of the increased income is saved. इसका मतलब ये 20% of increased income is saved का मतलब क्या हो गया? MPS marginal propensity to save is 20%. ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे ही दिया है 100 करोड़ एंड आई दैट इज इन्वेस्टमेंट इज 500 करोड़. आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. फाइन. कंजम्पशन फंक्शन हमारा क्या है, C इज इक्वल्स टू A प्लस बी बाई डी. फाइन. C इज इक्वल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में पता है ऑटोनोमस कंजम्पशन
बी इज़ योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी एंड वाई डी इज़ डिस्पोजेबल इनकम। MPS हमें पता 1 माइनस MPC, ठीक है। द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? C, ये वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फंक्शन C प्लस आई प्लस फॉर्मूला लिखने में दे दिया था। नहीं, यहाँ पर देखो फॉर्मूला यही है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, उसका फॉर्मूला ये है, यहाँ से निकालते हैं हम लोग C प्लस ये वाला फॉर्मूला है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का जो फंक्शन फॉर्मूला है वही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का फॉर्मूला है। हम लोग इसको कभी y लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस जी प्लस NX, कभी इसको AE लिखते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, मतलब तो एक ही है सबका। तो यहाँ पर AE में C को निकालने के लिए, C हमको कंजम्पशन की मात्रा जाननी है, तो कंजम्पशन निकालने के लिए कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला हम लोग पहले यहाँ लिए। सो कंजम्पशन इज इक्वल्स टू A प्लस बी बाई डी, फाइन, एंड A इज इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस जी प्लस NX। अब सभी को पुट कर दो वैल्यूज में। AE इज इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस जी प्लस NX। यहाँ पर हो गया कंजम्पशन 100 प्लस 0.20y प्लस योर इन्वेस्टमेंट इज गिवन 500 करोड़ प्लस G, दैट इज गवर्नमेंट का कुछ दिया नहीं है तो G है प्लस NX, फाइन। तो तुम्हारा क्या आ रहा है? 600 प्लस 0.20y प्लस G प्लस NX। G प्लस NX इज नॉट गिवन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। समझ में आया? हाँ। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, एक दिन में